सबसे पहले तो मेरा माँ सरस्वती के चरणों में नमन और इस शिक्षा के पंडाल में पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि, भामाशागण, पिता तुल्य बुजुर्ग और छोटे बच्चों की पहली शिक्षिका मातृशक्ति, मेरे हम उम्र युवा साथी, युवा मंडल संस्थान मिठड़िया, शाला के पूरे शिक्षकगण, कर्मचारीगण, इस लाइव के माध्यम से यहाँ से दूर बैठे सभी लोगों तक पहुंचा रहे भाई मीडिया बंधु और युवा मंडल संस्थान मिठड़िया, इन सभी को साधुवाद, अभिनंदन और स्वागत कि आप लोगों ने इतना प्यारा प्रोग्राम स्कूल में वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हो। ऐसे प्रोग्राम की आज की टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि किसी ऐसे आदमी की या किसी भी ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जो एक सर्व समाज के लिए हीरो है, वो हमेशा शिक्षा के मार्ग से होकर गुजरा हुआ होता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मिठड़िया ग्राम पंचायत ने मुझे यहाँ इन बच्चों से रूबरू होने का अवसर दिया। उसके लिए इनका जितना मैं धन्यवाद दूं उतना कम है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन बच्चों से थोड़ी बहुत छोटे मोटे जीवन के अनुभव है वो इनके साथ में शेयर कर पाए, ताकि हमने जीवन में जो कठिनाई का सामना किया वो हमारे छोटे भाई बहन नहीं करे। उसके लिए छोटी मोटी को 4-5 बिंदु वो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। उससे पहले सारे बच्चों से ये बात करूंगा कि आप शोर मत करो, थोड़ा सा है ना, शोर मत करो। और स्टेज के पीछे भी कोई बच्चे हैं जो लगभग 7वीं क्लास से ऊपर, तो उनको भी आप आगे बुला लीजिएगा। सारे जगे हुए हो बच्चों? सारे जगे हुए हो हैं या सो रहे हो? आप लोगों से ही बात करने आया हूं, बाकी उसे लोगों से मिलता रहता हूं मैं, आप लोगों के लिए आया हूं। और बहुत सारी समस्या, बहुत सारी जो शाला स्टाफ में कमियां हुए, कह रहे हैं 16 स्टाफ है, आप लोगों के पास में इतना स्टाफ है नहीं, वही स्टाफ मैनेज कर रहा है। उन कमियों को भी सुन रहा था, उन कमियों को कैसा पूरा कर सकते हैं युवा मंडल संस्थान मिठड़िया या फिर मिठड़िया के युवा लोगों के साथ में कैसे मिलकर उन समस्याओं को अपन निस्तारण कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जो यहाँ आसपास फाउंडेशन चल रहा है जिसका सभी जिक्र कर रहे थे, भाई हनुमान जी भी जिक्र कर रहे थे, डेजर्ट फाउंडेशन, हालांकि सब लोगों को पता है, फिर भी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे ताकि उस चीज की अपने को पूरी जानकारी हो और उसका पूरा फायदा अपन उठा पाए। तो आप लोग है ना, बातें मत करना, सारी चीजें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लोगे पर उसको सुनना आराम से, ठीक है। पहले बात है कि डेजर्ट फाउंडेशन क्या है। डेजर्ट फाउंडेशन है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं और जो ग्रामीण प्रतिभा है उन लोगों को, वो ये जरूरी नहीं किसी एक समाज से, वो सर्व समाज के लिए। जब हम सक्षम हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जिनके पास इतना फाइनेंशियली, जिसको अपन बोलते हैं पैसे से स्ट्रॉन्ग नहीं परिवार, उन बच्चों को हम कैसे पढ़ा पाए।
इस डेजर्ट एटी फाउंडेशन का मैं ये बताता हूं कि इसका शुरुआत हुई कैसे है, कैसे मन में आई है। आप जरा उसको थोड़ा सा सुनना। मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो 931 आरडी पे सरस्वती स्कूल में हुई थी। और आप लोगों का सौभाग्य है कि मैं 8वीं और 10वीं क्लास में जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस क्लास में पढ़ता था ना, मेरे टॉपर होते थे वो आपके यहाँ पे लेक्चरर है मनफूल, जिसको देख के मैं सीखता था, जिससे मैं पढ़ के इतने नंबर लाता था, वो आप लोगों को पढ़ा रहे। इससे बड़ा आपके लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और मैं ये भी बता देता हूं, मैंने इनसे नकल भी बहुत की है। कभी कभी ऐसा भी होता था, मेरे को पास में होना था तो मैं इनकी नकल करता था पहले। अभी तो क्या क्लासरूम बन गए, उस टाइम क्या होते कि सफेदे वाले पेड़ होते थे, उन पेड़ के उधार कर दिया जाता था, बच्चों का टेस्ट लिया जाता था। मैं इनके पास बैठता था कि इनके पास दूसरों को बैठना भी नहीं देता था, मैं लड़ाई भी बहुत करता था। तो मैं एक टीचर से ज्यादा एक भाई के तौर पे इनसे सीखा हूं, और वो आप लोगों को पढ़ा रहे थे। इससे बड़ी आप लोगों के लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। इनसे भी बहुत बार बैठता हूं तो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है कि अपने शिक्षा को क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नो डाउट स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम कर ही रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करें, तो उसके लिए क्या है डेजर्ट एटी संस्था की। आज मनफूल भी क्या है भाई, ये भी डॉक्टर की तैयारी करना चाहता था, ये यूपीएससी या आईआईटी या इंजीनियर बनना चाहता था, पर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि परिवार इतना सक्षम नहीं था। और मैं कह रहा हूं, मैं इनकी क्लास में 8वीं में मेरा स्थान था 12वां, और मेरे को ऐसी ललक लगी कि इनके ऊपर वाले टॉप 3 में थे ना, उनसे मेरे को हमेशा सीखने को मिलता था। और मेरे को इतना सीखने को मिला कि मैं 8वीं तक बिल्कुल मैं बोलता था ना, ऐसे इतना बदमाश था। कोई काम होते थे, पहले अपन क्या होते थे, अभी शौचालय बन गए, पहले क्या है सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए क्या है बाहर दौरों में जाते थे। मैं इतना गंदा था, किसी को फ्रेश होने नहीं बैठने देता था, इतना गंदा था। तुम्हें होते तुम्हें फेंकता था, इससे घटिया क्या हो सकता है। पर होता है ना कि एक कोई चीज होती है जो आपको सीख देती है। वो सीख मेरे इन भाइयों से मिली थी 8th में, और 10th में मैं इन भाइयों को बोला था कि आप लोगों से मुझे सीखने को बहुत मिला है, पर मैं 10th में आप लोगों को पीछे छोड़ूंगा। जहां मेरा 8वीं में स्थान लगभग ये मान के चलो फर्स्ट डिवीजन के आसपास था, इनके परसेंटेज थे 84, और 10th में मैं इनसे सीखते सीखते 9th और 10th में क्लास में टॉप आया था, इनको सेकंड नंबर पे मैंने पछाड़ दिया था। अब इस संस्था का कैसे मनना है, क्योंकि बहुत सारे, मैं कह रहा हूं टॉप, मैं 10वीं में टॉप किया, 8वीं में भी मेरे से 12 ऊपर थे, और 10वीं में मेरे से बहुत ज्यादा प्रतिभाएं थी। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, हमारे को ट्यूशन कराने भी आते थे, पर गांव में उस टाइम ट्यूशन कहां होते थे, बाकी लोग कहां कर पाते थे, पर हमारे पास फैसिलिटी थी क्योंकि हमारा परिवार सक्षम था। तो उन लोगों के लिए कि मेरे से ज्यादा जो अच्छे टॉपर थे, वो शायद मेरे से पहले डॉक्टर या आईएएस आईपीएस या अच्छे इंजीनियर या आईआईटी बन पाते, पर वो पैसों के अभाव में नहीं बन पाए। तो उस दिन ही सोच लिया कि जिस दिन कुछ अच्छा बनेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा नाम हासिल करेंगे, अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, तो ऐसी प्रतिभा को जरूर खोजेंगे जो प्रतिभा आर्थिक रूप से कमजोर तंगी के कारण दबी नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे साथ, मैं कह रहा हूं, जो पढ़ते थे मेरे से 12 टॉपर थे, वो सारे के सारे क्या है, उनमें से 1-2 है, एक फौजी लगा है, एक भाई लेक्चरर है मनपुल, बाकी सारे की सारी खेती या कुछ करते। क्यों? वो मेरे से ज्यादा होशियार थे, पर वो क्या पढ़ नहीं पाए, क्यों? आर्थिक रूप से कमजोर थे। वो सारी चीजें कमियां कैसे दूर कर सकते, उसके लिए संस्था का हमने नींव रखी, वो है डेजर्ट एटी फाउंडेशन। आप लोगों ने यहाँ पे जो 11वीं में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्या 10वीं का एग्जाम दिया था, बहुत सारे 5 वहां बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 3 बच्चे वहां टॉप 10 में 3 बच्चे अपने मिठिया गांव के आते हैं। उनका मैं नाम भी बताऊंगा, और वो मैं कह रहा हूं 1 साल उनका पूरा हो गया है, और वो 12वीं के साथ में डॉक्टर बन के आएंगे, इस गांव का नाम बहुत रोशन करेंगे। हमें भी क्या है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमें भी सीखना है। देखो यहाँ पे 11वीं का बच्चा जो अभी पढ़ रहा है, उसने 10वीं का वो एग्जाम दिया था डेजर्ट फाउंडेशन का, पर वो क्या सेलेक्ट नहीं हो पाए। पर उनको क्या है कि कमी तो है ना, कि हमें कमी कहां रह गई है। वो अपने जूनियर के छोटे भाई बहन जो अभी 10वीं में है, उनको बताए कि वो एग्जाम किस तरीके से होता है, उस एग्जाम में क्या आता है, उस एग्जाम में पढ़िए। और आप
डेजर्ट 80 मतलब डेजर्ट मतलब रेगिस्तान 80 में से मतलब 80 बच्चों को चुनना है। इस बज्जू पंचायत समिति से 80 बच्चों को चुना जाता है। उनको डॉक्टर की तैयारी, उनका हॉस्टल, उनका मेस, उनकी टेस्ट सीरीज, उनकी लाइब्रेरी, उनके स्टाफ का खर्चा, ये सब कुछ निःशुल्क है। और ये एक बच्चे का खर्चा अपन बाहर जाते हैं सीकर साइड या कोटा साइड जाते हैं, एक बच्चा 3 लाख रुपए में फ्री होता है। वो सारी सुविधा अपन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आर्थिक रूप से कोई भी कमजोर बच्चा है जिसमें सच्ची में प्रतिभा है पढ़ने की, वो पीछे नहीं रह पाए। मैं कुछ बच्चों का नाम ले रहा हूं जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। सबसे अपन वहां जो टॉप में चलता है वो है बंसीलाल केशुराम जी, गेदर का बच्चा है। अभी हाल में पिछला टेस्ट हुआ पिछले संडे को, जिसमें तीसरी रैंक हासिल की थी, उसका नाम है वेद प्रकाश मदन लाल जी कुंभावत। कृष्ण राजाराम जी जानी हमारी उस संस्था में बोलते हैं सबसे सिंसियर बच्चा है ना, वो है कपिल भागीरथ गोदारा। और एक बच्ची है सोनी हरलाल राम बेनीवाल। आप बच्चों की संख्या देखते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं और सबसे ज्यादा मातृशक्ति पधारी हुई है। उस संस्था का एग्जाम हुआ, हो सकता है आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट कम लिया हो बच्चियों ने, पर उसमें आपकी इस स्कूल में सबसे ज्यादा संख्या है वो बच्चों में लड़कियों की ज्यादा है। और आप उस संस्था में से, मैं कह रहा हूं 28 ग्राम पंचायत में से, मिठिया में से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसमें से 4 लड़के हैं। और हालांकि इस स्कूल में सबसे ज्यादा है क्या, लड़के हैं। तो अगली बार हमें क्या करना है, आज क्या दिन है, गुरुजी ने बताया था, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो बालिका दिवस की अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है, एक बहुत मान्यता है। तो इस दिवस पे अपन लोगों को, बालिकाओं को संकल्प लेके जाना है कि हमें क्या है, 2 परिवार के, एक तो अपने होते हैं जो पीर बोलते हैं, जहां अपने शादी होने के बाद ससुराल जाते हैं, दोनों परिवारों को नाम रोशन करना है। क्योंकि हम बच्चियां, हम बेटियां किसी लड़कों से या किसी से कम नहीं है। हमें क्या करना है, निरंतर रूप से पढ़ाई करनी है। आज अपन जितना इंटरेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम में, वार्षिक उत्सव में ले रहे हैं, उतना इंटरेस्ट अपने को पढ़ाई में लेना है। जब हम ये लेंगे तब क्या होगा, हम अपने परिवार को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। आज मेरे परिवार को सबसे ज्यादा गर्व मेरे पे है। क्यों है? आसपास के, मैं कह रहा हूं, हम तो मिट्टी के कांकड़ में बैठे हुए, पहले लगभग ताऊ जी लगते हैं हमारे गुरुजी, यहां लगभग हम गाय चराने आते थे, वहां से मिट्टीडा माइनर से माइनर, अभी तो मैं रास्ता ही भूल गया, यहां गाय चराने आते थे। उस टाइम इतनी सुविधा ही नहीं थी, अभी तो बहुत सारी सुविधा हो गई। आप लोगों को यदि शिक्षा भी मिल रहा है, आपको मंच भी मिल रहा है, वो भी क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मिल रहा है, वो भी बहाना नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। पर यदि से आप पढ़ पाओगे, आप बहुत निरंतर तरीके से यदि अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप जरूर सिलेक्ट होगे। और अभी इस गांव से बहुत सारे निकलने लगे, IITian भी निकलने लगे, डॉक्टर भी निकलने लगे, पटवारी, टीचर, पुलिस डिपार्टमेंट सब में निकलने लगे, और बच्चियां भी निकली। जैसे एक बच्ची को आज इंदिरा को सम्मानित भी किया है। तो अगली बार गुरुजी ये है कि अपने स्कूल में बच्चों को सम्मानित करें। तो यहाँ से जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे ही सम्मानित। आज इंदिरा बच्ची आई, उसको सम्मानित किया है। पर यदि जो अपन क्लास में पहली, दूसरे, तीसरे स्थान, 9वीं 10वीं आते हैं तो उस बच्ची से सम्मानित करो। उनसे, उस बच्ची से बड़ा इनके लिए कोई भी प्रेरणा स्रोत है नहीं। फिर बात करते हैं कि अपने स्टाफ की, यहाँ बात है कि स्टाफ की बहुत कमी है, तो गुरुवार से चर्चा होती रहती है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि 8वीं, 9वीं और 10वीं को जैसे जैसे सीटी की साइड जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं प्री फाउंडेशन की तैयारी। प्री फाउंडेशन का मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो हार्ड बहुत है और उसको समझाने के लिए एक अच्छे टैलेंटेड टीचर की जरूरत होती है। और उस सब्जेक्ट में आता कौन है? गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, जिनकी अपने क्या है, सबसे ज्यादा दिमाग यूज करना होता है और सबसे ज्यादा समझना पड़ता है। वो ये 3 सब्जेक्ट है। इन 3 सब्जेक्टों के लिए 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए प्री फाउंडेशन कोर्स के लिए यहाँ 2 डिजिटल क्लासरूम 3-3 लाख रुपए की मैं आज घोषणा करके जाता हूं।
कि यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे, उसमें फैकल्टी पढ़ाएगी कौन? उसमें फैकल्टी पढ़ाएगी कोटा, जयपुर, मुंबई की आलीशान फैकल्टी, जो जहां पे क्या अपन बड़ी बड़ी स्कूलों के नाम पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं को पढ़ते, वो फैकल्टी आपको यहाँ ऑनलाइन पढ़ाएगी। उस फैकल्टी से आपको मैं कह रहा हूँ 3 सब्जेक्ट का उसका रेगुलर 7-7 दिनों में आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को मैनेज करने के लिए, उस क्लासरूम को मैनेज करने के लिए एक यहाँ से मिठिड़िया गांव से लोकल ऐसा बंदा जो खुद किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है पर वो अभी बेरोजगार की कैटेगरी में, श्रेणी में, उस बंदे को हायर कर लेंगे ताकि वो उस लाइब्रेरी का तो संचालन ये कर ही रहे, बना ही रहे, तो उस लाइब्रेरी में वो बच्चा पढ़ पाए और आप लोगों को लगातार टेस्ट सीरीज करवा पाए और आप लोगों को लगातार क्लास लगा पाए। ऐसा एक बच्चा सैलरी पे हायर कर लेंगे जो आप लोगों की निरंतर क्लास लगा पाएगा। और वो क्लासरूम मैं कह रहा हूँ आप कहीं नहीं इंटरनेट पे भी नहीं देखोगे, इतना स्मार्ट क्लासरूम, जिसकी लाइटिंग है, आप मतलब उसकी सुविधा, उसका डिजिटल बोर्ड आप देख लगेगा ना, लगेगा सच्ची में ये अपन कहीं बड़े बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं। उन क्लासरूम का यहाँ संचालन कर देंगे, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पद आते हैं, कोई होता है टीचर जिसका अपन स्थानांतरण स्कूल में कर देते हैं, पर वो क्या है अपने घर के नजदीक जाना चाहता है तो ट्रांसफर कर लेता है, तो नया टीचर आता है, तब तक ये पद यहाँ खाली रह जाता है, तो उससे क्या अपने गाँव को नुकसान होता है, अपने गाँव के बच्चों की शिक्षा को नुकसान होता है। तो उसकी भरपाई करने के लिए 2 डिजिटल क्लासरूम, उसमें रेगुलर क्लासेज, टेस्ट सीरीज, इसका सारा संचालन लगभग जुलाई से अपन स्टार्ट कर देंगे। इसी शब्दों के साथ में आप सभी को धन्यवाद, और मेरे गांव वालों से एक निवेदन जरूर रहेगा कि हमारे जो सार्वजनिक काम है, जैसे मैं कह रहा हूं शिक्षा का काम हो गया, चिकित्सा का काम हो गया, गौशाला का काम हो गया, सड़क का काम हो गया, उस पे हम सबको एक होके काम करना चाहिए, क्योंकि वो यदि कोई काम होता है तो काम किसके लिए होता है? अपने गांव के विकास के लिए होता है। तो यदि कोई सार्वजनिक काम हो रहा है उस पे अपने को स्वार्थ से उठ के काम करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें जातिवाद करते, नहीं भाई ये गुमारों का है, इसमें प्रतिनिधित्व है विष्णोई कर रहा है, इसमें मेघवाल कर रहा है, इन सब चीजों से यदि उठ के काम करेंगे तो निश्चित ही अपना गांव है, अपन जैसे जैसे मैं कह रहा हूं शहर की ओर जाते हैं ना, वो गांव विकसित क्यों है, इतने डेवलप गांव क्यों है? क्योंकि उन गांव में जो लोग हैं उनके मन भेद हो सकते हैं, हल्के मतभेद हो सकते हैं, पर जो सार्वजनिक काम होते हैं ना उनमें वो रुचि एक साथ देते हैं, एक साथ दिखाते हैं और वो मिलके काम करते हैं। तो हमें क्या है, इन चीजों से दूर हटना है, क्योंकि हम यदि ये चीज करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे भी वही सीखेगी। यदि हम ये सीख रहे हैं कि किसी के पानी के लिए लड़ रहे हैं, बारी के लिए या फिर खेत के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आने वाली युवा पीढ़ी है जो अपने बच्चे वो अपनों से वही शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो भी क्या है लड़ते रहेंगे। तो जो सार्वजनिक काम है उसमें आजकल के युवा तो इस चीज को नहीं मानते, पर जो बड़े रहे थोड़ा बहुत मान्य करे, पर तो अपने को ये जो सार्वजनिक काम है जिससे अपने गांव का विकास होता है, उसके लिए अपन सब बैठ के उस एक चीज को, हाँ कि ये काम सच्ची में अच्छाई के लिए हो रहा है, तो उसका सब साथ है, उसका टांग खींचने का काम नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद, साला स्टाफ ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज जैसे चमकते हैं डॉक्टर साहब, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।